विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आपके लिए सुमित्रा नंदन पंत का वे आंखें कक्षा 11 से लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको वे आंखें शीर्षक की व्याख्या पढ़ाई थी, उसके भावार्थ समझाए थे। आज मैं उसके प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका सहयोग बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं कविता के साथ। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। यहाँ कवि ने यह बताया कि अंधकार के समान, गुफा के समान, अंधकार माने गहरी अंधेरी गुफा के समान किसान की आंखें कवि को दिखाई पड़ रही हैं और उन आंखों से कवि को डर लग रही है। तो उसी पर प्रश्नोत्तर है कि आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। उत्तर देखिएगा, हमें दुख, पीड़ा और वेदना पहुंचाने वाली बातों से डर लगता है। माने हमारे जीवन में यदि कुछ ऐसी बात, ऐसी घटना घटित हो जाती है जो हमारे अंतर मन को झकझोर देती है, दुख दे देती है, उससे उसे हमेशा डर लगता है, डर बना ही रहता है। उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया है? किसान की सूनी अंधेर की गुफा जैसी आंखों की ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आंखों से डर इसलिए लगता है कि भरा हुआ दारुण है, माने दैन्य दुख है, गरीबी है, अभाव है, सूनापन है। इसी को देखकर उन्हें भय लगता है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया? कवि के मन का भय वास्तव में उसको किसान से होने वाली सहानुभूति है। किसान का वर्णन भी कवि इसी उद्देश्य से करता है कि समाज किसान की पीड़ा को जान सके, उसे समझ सके और किसान की दशा सुधारने के लिए कुछ कार्य कर सके, कुछ ऐसा कर सके जो उसके हित में हो। यदि कवि आंखों से नहीं डरता तो तब भी क्या वह कविता लिखता? प्रश्न किया गया है। तो डर ही पीड़ा का अनुभव है। यदि वह ना होता तो उद्देश्य के अभाव में कवि कविता नहीं लिख पाता। कहा गया है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगला देखिएगा प्रश्न, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है? तो देखिए उत्तर, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन, कोतवाल को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। जमींदार ने षड्यंत्र से उसकी जमीन को हड़प लिया, उसे बेदखल कर दिया। उसके कारिंदों ने, उसके जो आदमी लोग थे, किसान के जवान बेटे को पीट पीट कर उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। महाजन ने मूलधन व ब्याज की वसूली के लिए उसके घर की एक एक चीज की कुर्की कर दी थी। उसके बैल, गाय नीलाम करवा दिए। आर्थिक अभाव के कारण इलाज ना करवा पाया तो उसकी पत्नी भी मर गई। कोतवाल ने अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसकी पुत्र वधू को भी शिकार बनाया। पीड़ा एवं लज्जा के कारण उसकी पुत्र वधू ने भी हत्या कर ली। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूक दर्शन बनकर देखता रहा। समाज की कुछ ऐसी ही परंपरा रही है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? इसमें कवि ने उन दिनों को याद करते हुए कहा है कि किसान अपने उन दिनों को याद करता है जब उसके जीवन में सुख था, उसके घर में सब कुछ भरा हुआ था, अर्थात कि बैलों की जोड़ी थी, गाय थी, जवान बेटा था, स्त्री पुत्री पतोहू सबसे भरा पूरा उसका परिवार था। तो वह सुखी था। खेत की हरियाली को एक एक दिन का किसान के जीवन की हंसी खुशी का कारण था। जवान बेटा उसकी आंखों का तारा था। बैलों की जोड़ी थी, उजली गाय थी, उसकी पत्नी के अलावा किसी को भी दूध नहीं दुआने देती थी। ये सब किसान के सुख भरे दिन थे। इन बातों से उसका मन सुखी रहता था। आज इनमें से कुछ भी उसके पास नहीं है, केवल स्मृतियां यानी यादें शेष मात्र बची हैं, जिनको याद करता है और दुखी होता है। संदर्भ सहित व्याख्या, तो मैंने आपको पहले वीडियो में इसकी व्याख्या दी थी, फिर भी आप प्रश्नोत्तर के हिसाब से देखिए कि उजरी उसके सिवा किसे का पास
दुहाने आने देती के तात्पर्य आपको इस तरह से लिखना होगा। संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता में वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंद पंत हैं। इन पंक्तियों में महाजनी अत्याचार से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। तो उजरी गाय से तात्पर्य कि कवि बताता है कि किसान की अपनी गाय थी जिसके साथ उसका बहुत ही लगाव था। गाय उसके अलावा किसी और को प्रेम नहीं करती थी, वह उसके बिना किसी को दूध भी नहीं दोने देती है। तो नीलामी के बाद उसने दूध देना बंद कर दिया होगा। यही सारी चीजें उसे याद आती है तो उसे दुख होता है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यप पतिघातिन से तात्पर्य संदर्भ आपका उसी तरह से रहेगा। तो किसान के घर में सिर्फ विधवा पुत्र वधू बची थी, उसका नाम लक्ष्मी था जिसे प्यार से लोग लक्ष्मी बुलाते थे। लक्ष्मी उसे पति को मारने वाली कहा जाता था। लोगों ने उसे पतिघातिन बुलाना प्रारंभ कर दिया। समाज में विधवा के प्रति नकारात्मक रवैया दिखाया गया है। कसूर ना होते हुए पुत्र वधू को पतिघातिन कहा गया जिससे उसमें उसका कोई दोष नहीं था, फिर भी लोग ने उसे प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया था। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में एक संकलित कविता में आंखें से लिया गया है जिसमें भारतीय किसान के भयंकर शोषण और दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। तो किसान जब अपने पिछले सुख भरे दिनों को याद करता है तो उसकी आंखों में मानो चमक सी आ जाती थी, एक नूर सा जाग जाता था। परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई की धरातल पर सोचता है तो वर्तमान में झांकता है तो उसकी नजर शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और नजर तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। यानी जब वो याद करता है वर्तमान को तो उसे बहुत ही अत्यंत दुख होता है, जो एक तीर के समान उसके हृदय में गड़ गया है, जिसको देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है। कविता के आसपास के कुछ प्रश्न हैं। किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की भी पड़ताल करें। तो ये दिया है उत्तर छात्र स्वयं करें। कहने का तात्पर्य है इसमें आप किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि किसान क्यों अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि इस समाज में जो कि स्वाधीन समाज कहने के लिए हो चुका है, लेकिन किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जा रही है। जितनी मेहनत वो दिनों रात करता है, प्रातःकालीन बेला में वो 4 बजे उठ जाता है और वह अपने घर की स्थिति ना देखते हुए, अपना पेट ना देखते हुए, अपनी तबीयत ना देखते हुए, अपने समाज को ना देखते हुए, अपने घर परिवार का ना ध्यान देते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ खेती को फलाने फुलाने में लगा रहता है। यानी उसे प्रफुल्लित करने में, उसे सोचता है कि मेरी खेत लहलहाते हुए हों, तो उसके लिए वो दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करता है ताकि लोगों को अन्न प्राप्त हो सके और यही अन्न लोगों के पेट में जाता है। लेकिन वो असली जहाँ से वो चीज आती है, जिसके जरिए वो प्राप्त होती है, समाज उसको भूल जाता है और उसके प्रति दुर्व्यवहार करता है। यदि उसको जरूरत है, वो जितनी मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। सरकार उसके अनाज को तो खरीद लेती है लेकिन उसे दोगुने दाम पर बेचती है। संसार में यही पराकाष्ठा ही रही है किसान की कि उसे उसके मेहनत के फल उसके हिसाब से नहीं मिलते हैं ताकि वो अपने घर का भरण पोषण अच्छे से कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। तो यही बताया गया है कि व्यवसाय, अब उसको ये व्यवसाय अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उससे उसकी कुछ भी आमदनी नहीं होती है। उसे लगता है कि अब जब वो शहर में जाकर कुछ और काम करेंगे तो शायद इससे ज़्यादा पैसा उसे प्राप्त होगा, उसका घर खर्च अच्छे से चलेगा। यही एक कारण है जिससे किसान अपनी किसानी से हिचक रहा है, उससे मेहनत करने से डर रहा है। आगे आने वाली पीढ़ी यही होगा कि जितना पहले उनके बाप दादा कर गए, जितना उन्होंने मेहनत की और इतना फल नहीं चाहा, लेकिन आज समाज बदल चुका है। वो अपनी मेहनत का फल चाहते हैं। यदि उनको अपनी मेहनत का फल नहीं मिला तो वो
अपने किसान के कार्य को, अपने कार्यभार को करने में पीछे हटेंगे और अपने व्यवसाय से पलायन कर जाएंगे और शहर की ओर जाएंगे। तो जब सभी लोग शहर की ओर चले जाएंगे तो खेती कौन करेगा? हमारा समाज पढ़ा लिखा है, हमें अपने समाज को जागरूक करना होगा, उन्हें ये बताना होगा कि हमारी असली धरती खेती ही है, जिससे हम जब अन्न उपजाएंगे तभी हमारा जीवन होगा। जब हम अन्न ही नहीं उपजा पाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? क्या हम सिर्फ बड़ी-बड़ी महल अटारी बिल्डिंग को लेकर रखेंगे? हमें किसान का सम्मान करना चाहिए, उनको उनके मेहनत का फल देना चाहिए, उनको हक को दिलाना है, उनके अधिकार को दिलाना है। कानून के नियमानुसार उनके साथ बर्ताव करना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से समाज में एक किसान की स्थिति हुई है, जैसा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो हम सबको एक साथ मिलकर चलना होगा। जब हम एक साथ मिलकर चलेंगे, कहते हैं कि जब मुट्ठी से एक-एक उँगली अलग कर दी जाती है तो ताकत नहीं होती है। जब वो सारी उँगलियाँ मिल जाती हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है, एकता में ही बल होता है। तो वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, समय समाप्त हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं अपने अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ आपको पुनः मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।